तो सारे के सारे लोग जल्दी से जुड़ जाएं, जल्दी से जुड़ जाएं, जल्दी से जुड़ जाएं, सारे के सारे भारत की जनता ताबड़तोड़ जुड़ जाए। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जल्दी से आ जाओ। इधर से लोग जुड़ रहे हैं ताबड़तोड़, अभिनव, सगुन, मोनिका, वैभव, खुशी, निधा, अनीता, दिव्या, सोनी, रियाज, भूरा भूरा राम भी जुड़ गया, नम्रता, डॉक्टर माला, शिमरन, अभिनव, शैन, अंकित, प्रियांशु, उमर, साक्षी, दिव्या, मोहम्मद, श्री, ऋतिक और भी बहुत सारी जनता। स्क्रीन बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। सुप्रभात, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग पूरे भारत के रसगुल्लों को, रसगुल्लियों को, पापा की परियों को, मम्मी के मगरमच्छों को भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बवंडर लेक्चर में। तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए कि क्या ऑडियो एंड वीडियो एकदम क्लियर है ना? मतलब मेरी फटेबाज जैसी आवाज आपको सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है? और मेरा एकदम चमचमाता हुआ चेहरा देखिए, आंखें सुन रही है कि नहीं सुन रही है? ओ माय गॉड, इतनी खतरनाक ग्लो कहां से आ रही है? ऐसा फील हो रहा है कि नहीं हो रहा? भाई साहब मैं फेयर एंड लवली खा के भी आया हूं और लगा के भी आया हूं। यस, हां, कई किलो फेयर एंड लवली का कमाल है। यस, जल्दी जल्दी बता दीजिए बच्चे, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? अगर क्लियर है तो स्क्रीन पे एक बार लिख दीजिएगा क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर। फिर हम आज का बवंडर लेक्चर शुरू करते हैं। यस, क्या बात, क्लियर है? चलो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वाले लेक्चर में हमने सरल उपकला में बात करी थी आपसे, सरल स्तंभाकार उपकला के बारे में, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम के बारे में, सीलिएटेड उपकला के बारे में, और हमने शुरू कर दिया था ग्रंथि उपकला, ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में हमने बात करी थी। सरल स्तंभाकार उपकला के बारे में हमने बताया था कि ये लंबी तथा पतली कोशिकाओं की एक परत से बना होता है और इनमें दीर्घित केंद्रक जो होता है वो कोशिका के आधारी भाग में पाया जाता है। इसका काम जो था वो स्रावण तथा अवशोषण का काम था, स्रावण तथा अवशोषण का काम था। जब उदाहरण के बारे में हमने बात करा था तो हमने बोला जठरीय ग्रंथि हो, आंतरीय ग्रंथि हो, आमाशय में, बड़ी आंत्र में, छोटी आंत्र में, ये वो जगह थी जहां पर सरल स्तंभाकार उपकला पाया जाता है। लेकिन खास बात ये थी कि छोटी आंत्र में सरल स्तंभाकार उपकला की मुक्त सतह पर सूक्ष्म अंकुर माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। वो माइक्रोविलाई केवल छोटी आंत्र में थे, ना तो वो माइक्रोविलाई आमाशय में पाए जाते और ना ही वो माइक्रोविलाई बड़ी आंत्र में पाए जाते। ये बात याद रखनी है। फिर हमने एक एग्जांपल लिया था कि सर आमाशय हो, बड़ी आंत्र हो या छोटी आंत्र हो, उनमें म्यूकस ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हैं गोबलेट सेल, कलश कोशिका पाई जाती है। और वो कलश कोशिका जो थी उसका निर्माण कैसे हुआ? तो हमने बोला था कि आंतरिक भाग में पाए जाने वाली गोबलेट सेल म्यूकस ग्रंथियों का निर्माण जो था वो स्तंभाकार दैट इज लंबी कोशिकाओं के रूपांतरण से होता है, कोलुमनर सेल के रूपांतरण से होता है। चले, इसके बाद हमने बात आपसे करी थी, इसके बाद जो हमने बात आपसे करी थी वो बात करी थी सीलिएटेड उपकला के बारे में। हमने बोला था कि जब घनाकार या स्तंभाकार कोशिका की मुक्त सतह पर सीलिया पाया जाए तो उसे सीलिएटेड उपकला कहते हैं। मतलब सीलिएटेड उपकला में दो प्रकार की कोशिकाएं हो सकती है, घनाकार भी हो सकती है या स्तंभाकार भी हो सकती है। अगर घनाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पर पाया जाएगा तो उसे घनाकार सीलिएटेड उपकला बोलेंगे, अगर स्तंभाकार कोशिका की मुक्त सतह पर पाया जाएगा तो उसे स्तंभाकार सीलिएटेड उपकला बोलेंगे। अब हमने कहा था कि हमारी एनसीईआरटी ने, पुरानी वाली एनसीईआरटी ने जो डायग्राम बना के दे रखा है, जो उदाहरण दे रखे हैं, वो स्तंभाकार सीलिएटेड उपकला के एग्जांपल दे रखे हैं, जिसमें उसने लिखा है कि शरीर की खोखली संरचनाओं के आंतरिक स्तर में पाई जाती है। जैसे हम बात करके चले ब्रोंकियोल्स में, श्वसनिका में, जिसमें बड़े आकार की श्वसनिकाओं के बारे में बात करी गई है। यस, हमने बोला उसके अलावा फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी के आंतरिक स्तर में भी सीलिया पाए जाते हैं। इस सीलिएटेड उपकला के बाद जो अगला उपकला था वो था ग्रंथिल उपकला। और हमने बोला था कि शरीर में जितनी भी ग्रंथियां होती है वो या तो घनाकार कोशिकाओं से बनती है या फिर स्तंभाकार कोशिकाओं से बनती है, लेकिन अधिकतर ग्रंथि किससे? घनाकार कोशिकाओं से बनती है। अब हमने बोला कि ये जो ग्रंथियां जो थी इनको कोशिकाओं की संख्या के आधार पर दो प्रकार में बांटा था। एक को बोला था हमने एक कोशिकीय ग्रंथि, दूसरी को बोला था बहुकोशिकीय ग्रंथि। और एक कोशिकीय ग्रंथि वो ग्रंथि थी जिसमें केवल और केवल एक कोशिका पाई जाए, जिसमें केवल और केवल एक कोशिका पाई जाए। जैसे गोबलेट सेल हुई, पेनेथ सेल हुई, ये वो थी जिसमें केवल एक कोशिका पाई जाती है। दूसरी थी बहुकोशिकीय ग्रंथि जो कि कई सारी कोशिकाओं के मिलने से बनती है। हमारे शरीर की अधिकांश ग्रंथियां बहुकोशिकीय ग्रंथि है, जिनमें हम बात करके चले लाल ग्रंथि हुआ, अश्रु ग्रंथि हुआ, श्वेत ग्रंथि हुआ, ये सारी की सारी ग्रंथियां होती जो कि कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बनती है, मिलकर बनती है। अब मेरे को बता दो, इतनी कहानी में पिछले लेक्चर में कर चुका था। अब बात हम करते हैं वो उससे करते हैं आगे की बात। वॉइस थोड़ी कम आ रही है, अभी एक बार चेक करवा देते हैं। यस, देखिएगा भाई, भैया बच्चे लिख रहे हैं वॉइस थोड़ी कम आ रही है, एक बार देख लो ना। अभी चेक करवा देते हैं भाई, वॉइस अभी चेक करवा देते हैं। अब आइएगा, हम बात करते हैं आगे की कहानी ग्लैंडुलर उपकला के बारे में, जिसको हमने बोला था ग्रंथिल उपकला। हम ग्रंथिल उपकला के बारे में आगे की बात करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको बता दिया था कि कोशिका की संख्या के आधार पर ग्रंथिल उपकला के प्रकार। अब हम अगली बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। चले बेटा, एक बार वॉइस सही है कि नहीं है एक बार इधर से करके और देख लेते फिर जो रहेगा वो। हाँ, डन। हाँ भैया, अब हमारी साइड से जो भी कुछ चीजें थी एक बार दोबारा से रिफ्रेश कर दी गई है। अब वॉइस एकदम क्लियर आ गई होगी। और अभी भी किसी को वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है तो बेटा वो खुद की एंड से लॉगिन करके लॉग आउट कर ले, हमारी साइड से रिफ्रेश सिस्टम को दोबारा से कर दिया गया है। इसके अलावा हम आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वॉइस अब ओके है? यस, जल्दी हमें प्रेशर दे दीजिए। यस, और अभी भी किसी को लो आ रही है तो बेटा वो अपनी एंड से करे, हमारी एंड से जो भी कुछ हो सकता था रिफ्रेश करने का सिस्टम का वो हो चुका है। चले चलो भाई, तो अब बच्चे हम आज के लेक्चर में बात करते हैं। तो जल्दी से सीट बेल्ट लगा लीजिए, मुंह माया को टाक दीजिए, टेंशन फ्री हो जाइए और दिमाग के खिड़की दरवाजे खोल लीजिए, क्योंकि ये रसगुल्ला आर्मी के सरदार की क्लास एकदम बवंडर लेक्चर होने वाला है। तो एकदम फैल के पसक के बैठ जाओ, हर एक कॉन्सेप्ट सीखना है। देखिएगा, बात करते हैं, कहानी शुरू करते हैं हम आपके सामने। वो कहानी शुरू करते हैं किसके बारे में? ग्रंथिल उपकला के बारे में। बच्चे पिछले लेक्चर में हमने ये बात ऑलरेडी पढ़ ली है कि ये ग्रंथिल उपकला जो है ये कोशिका की संख्या के आधार पर दो प्रकार की थी, एक कोशिकीय और दूसरी थी बहुकोशिकीय। अब बात करते हैं, वो बात करते हैं स्रावी नलिका के आधार पर। तो ग्रंथिल उपकला के बारे में बात करते हैं तो हम बात किसके बारे में करते हैं? स्रावी नलिका के आधार पर। स्रावी नलिका के आधार पर हम बात करते हैं, स्रावी नलिका के आधार पर, स्रावी नलिका के आधार पर। अब बड़े ध्यान से देखना बच्चे, स्रावी नलिका के आधार पर ये ग्रंथिल उपकला दो प्रकार की होती है। पहली अपने पास होती है बहिस्रावी ग्रंथि, पहली अपने पास होती है वो होती है बहिस्रावी ग्रंथि, जिसको अपन बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरी अपने पास होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसको अपन बोलते हैं बच्चे एंडोक्राइन ग्लैंड। बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से कॉन्सेप्ट को समझना, सीखना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। फिर मैं आपको दिल दहला देने वाला सवाल करूंगा, बहुत जबरदस्त बवंडर सवाल मैं कराऊंगा। बड़े ध्यान से देखिएगा, बहिस्रावी और दूसरी मेरे पास है अंतःस्रावी ग्रंथि। बिल्कुल हम एनसीईआरटी माता से चिपक के बात करें, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर कोई हमसे कहे
कि सर आप हमें बताइए कि बहिःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, बहिःस्रावी ग्रंथि क्या होती है और ये अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, पहली बात। लेकिन ये बहिःस्रावी और अंतःस्रावी वर्ड पूछने से पहले बच्चा हमसे ये पूछ लेता है कि सर आप ये बताओ ना सबसे पहले ये स्रावी नलिका क्या होती है, हमें पहले ये तो बताओ ये स्रावी नलिका क्या होती है। हमें स्रावी नलिका के बारे में ही नहीं पता तो हम आगे की कहानी कैसे पता करें। तो बड़े ध्यान से देखना बच्चा, मान लीजिए मैंने आपके सामने ये शरीर का एक भाग लिया, बड़े ध्यान से बड़े इत्मीनान से देखना, मेरे पास ये शरीर का एक भाग है, हमने बोला ये शरीर का भाग है और इस शरीर में ये मेरे पास मान लीजिए कोई ग्रंथि है, ये मेरे पास क्या है, हमने मान लिया ये अपने पास कोई ग्रंथि है। चले भैया ये ग्रंथि है और ये ग्रंथि कोई और नहीं, हमने मान लिया ये मेरे पास है, ये मेरे पास है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दैट इज बहिःस्रावी ग्रंथि। हमने मान लिया ये मेरे पास कोई बहिःस्रावी ग्रंथि है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अब याद करो हमने आपसे बोला था कि ग्रंथि का काम था पदार्थों का स्रावण करना, तो ये ग्रंथि जो थी ये कोई ना कोई पदार्थ बनाएगी, बोलो बनाएगी कि नहीं बनाएगी, जल्दी बताओ। ये ग्रंथि जो है ये कोई ना कोई पदार्थ तो बनाएगी, बोलो बनाएगी कि नहीं बनाएगी, जल्दी बोलो, क्योंकि ग्रंथि का काम ही है पदार्थों का निर्माण करना, तो कोई ना कोई पदार्थ तो पक्का ये ग्रंथि बनाएगी। यस सर बनाएगी। तो हमने बोला ये ग्रंथि अगर कोई भी पदार्थ बनाती है तो बनाने के बाद वो पदार्थ शरीर में किसी ना किसी जगह तो काम करेगा, बोला हाँ करेगा। हमने बोला ये ग्रंथि कोई पदार्थ बनाती है और वो पदार्थ मान लीजिए शरीर में इस जगह पे जाके काम करता है, तो जो पदार्थ जिस जगह पे काम करता है, जो इस जगह पे जाके काम करता है उसे बोलते हैं लक्ष्य अंग। क्या बोलते हैं? लक्ष्य अंग या लक्ष्य स्थल। तो हमने बोला ये मेरे पास जो है ये मेरे पास है लक्ष्य अंग या इसे ही अपन बोलते हैं लक्ष्य स्थल। तो जब भी बोले कि ये गुलाबी रंग वाला जो बनाया है ये क्या है, हमने बोला ये लक्ष्य अंग या लक्ष्य स्थल है। ये ग्रंथि कोई पदार्थ बनाएगी और वो पदार्थ इस गुलाबी रंग की जगह पे आके काम करेगा, जिस जगह पे काम करेगा उसे बोलते हैं लक्ष्य अंग या लक्ष्य स्थल। अब बड़े ध्यान से देखना, सवाल सबसे इंपॉर्टेंट था, गुरुजी एक बात बताओ, हमें पूछ रहे मेरे गुल्लू झंडू पूछ, तो झंडू बोला कि सर इस ग्रंथि से पदार्थ इस लक्ष्य अंग तक कैसे पहुंचेगा, यहां जाके काम तो जब करेगा ना, जब यहां पहुंचेगा कैसे। तो मैंने क्या कहा कि ये जो ग्रंथि है इस ग्रंथि के पास पाई जाती है नलिका। क्या पाई जाती है बेटा? इस ग्रंथि के पास पाई जाती है नलिका। ये नलिका पाई जाती है और ये नलिका जो थी इस नलिका के द्वारा ही पदार्थ जो था वो यहां तक आता है। मतलब इस ग्रंथि की कोशिकाओं ने ये लाल रंग का पदार्थ बनाया और इस लाल रंग के पदार्थ को यहां पे इस नलिका में मुक्त कर दिया। इस नलिका से होता हुआ ये पदार्थ जो था ये पदार्थ कहां पहुंचेगा? इस लक्ष्य कोशिका तक पहुंचेगा। तो मैं कहूं कि ये सफेद रंग की नलिका, ये सफेद रंग की नलिका जो इस पीले रंग वाली ग्रंथि से पदार्थों को कहां लेके आ रही है? इस लक्ष्य अंग तक लेकर आ रही है। इसी को अपन बोलते हैं स्रावी नलिका, इसी को अपन बोलते हैं स्रावी नलिका, इसी को बोलते हैं स्रावी नलिका। अब ये स्रावी नलिका एक ऐसी नलिका है जो इस एक्सोक्राइन ग्लैंड की खुद की नलिका है, पर्सनल नलिका है। अरे जब ये इस एक्सोक्राइन ग्लैंड की खुद की नलिका है, पर्सनल नलिका है, तो ये केवल और केवल इसी ग्रंथि के पदार्थ को इस लक्ष्य अंग तक लेकर जाएगी, बोलो यस कि नो। तो ये केवल इसी ग्रंथि के पदार्थ को इस लक्ष्य अंग तक लेकर जाएगी, बोलो हां कि ना, बोलो हां कि ना, जल्दी बोलो यस, जल्दी बोलो यस कि नो, बोलो हां सर लेकर जाएगी। अब हमने क्या देखा कि इतनी सी बात तो ठीक है सर कि ये यहां से लेकर जाएगी, लेकिन गुरुजी एक बात बताओ, क्या ये जो खाली जगह है इस खाली जगह में क्या भरा हुआ है? बेटा इस खाली जगह में भरा हुआ है तरल पदार्थ। ये लीजिए, हमने बोला ये जो खाली जगह है इस पूरी की पूरी खाली जगह में भरा हुआ है तरल पदार्थ। ये जो तरल है इसे बोलते हैं ऊतक द्रव्य। ये जो तरल पदार्थ है इस पदार्थ को बोलते हैं ऊतक द्रव्य, ऊतक द्रव्य। अब काम की बात देखो, जैसे बेटा रसगुल्ले उस रस के अंदर पड़े हैं, जैसे रसगुल्ले उस रस के अंदर पड़े हैं, ऐसे ही ये एक्सोक्राइन ग्रंथि भी इसके अंदर पड़ी है, इस ऊतक द्रव्य में पड़ी है। ये नलिका भी किसके कांटेक्ट में है? ऊतक द्रव्य में। ये लक्ष्य ऑर्गन भी किसमें पड़ा हुआ है? ऊतक द्रव्य में। लेकिन एक चीज देखो कि जब इस ग्रंथि से ये लाल रंग का पदार्थ निकला तो ये पदार्थ कभी भी ऊतक द्रव्य में नहीं गया, ये पदार्थ यहां से निकला इस नलिका में गया और नलिका से होते हुए कहां पहुंच गया? लक्ष्य अंग में पहुंच गया, लक्ष्य अंग में पहुंच गया, लक्ष्य अंग में पहुंच गया। चलो ये कहानी किसकी है? ये है बहिःस्रावी ग्रंथि की। तो मेरे को ये बता दीजिए कि बहिःस्रावी ग्रंथि का जो जो कॉन्सेप्ट मैंने इस डायग्राम में समझाया, क्या वो बातें क्लियर है? क्या वो बातें क्लियर है? क्या वो बातें क्लियर है? जल्दी बताओ। यस खुशी बेटा अपने हिसाब से वॉइस बढ़ा लो, क्योंकि यहां से जो भी कुछ किया जा सकता था वो एक बार कर दिया गया है रिप्लेस करके, या अब इस यहां से कुछ हो पाना पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज आप एक बार खुद ही देखिए, अपने एंड से देखिए, जिनको भी वॉइस का इशू आ रहा है वो एक बार खुद कनेक्ट डिस्कनेक्ट करके देखिए। बेटा हम भी यहां पे वो कनेक्ट डिस्कनेक्ट करके देख सकते हैं और हमारे हाथ में कुछ नहीं है। यस कहानी क्लियर है? चलो भाई साहब अब बड़े ध्यान से देखना। तो हमने बोला कि बहिःस्रावी ग्रंथि उस ग्रंथि को बोला जिसके पास खुद की स्रावी नलिका है, और ये खुद की स्रावी नलिका इस ग्रंथि में बनने वाले पदार्थ को लक्ष्य अंग तक नलिका के द्वारा लेके जाती है। तो ये नलिका जिसके द्वारा लक्ष्य अंग तक पदार्थ को पहुंचाया जाता है उस नलिका को बोलते हैं स्रावी नलिका, उसको बोलते हैं स्रावी नलिका। अब ऐसा ही एक डायग्राम हम बनाते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि का, बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से बड़े इत्मीनान से देखना। हम ऐसा ही डायग्राम एक अंतःस्रावी ग्रंथि का बनाते हैं। मान लीजिए बच्चे यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए मेरे बच्चे यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रही है, मान लीजिए बच्चे यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये मान लीजिए कोई अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये कोई अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये लीजिए हमने मान लिया ये कोई मेरे पास है एंडोक्राइन ग्लैंड, ये मेरे पास जो है ये मेरे पास है एंडोक्राइन ग्लैंड। अब मेरे को बताओ ये एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर ये जो मेरे पास है, बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पर ये जो मेरे पास है ये इस ग्लैंड का, इस ग्लैंड से जो हार्मोन बनेंगे वो हार्मोन इस जगह पे जाके काम करेंगे। तो मैंने बोला ये मेरे पास है, ये मेरे पास है लक्ष्य अंग या लक्ष्य स्थल, ये मेरे पास है लक्ष्य अंग या लक्ष्य स्थल। अब कहानी को बड़े ध्यान से बड़े इत्मीनान से देखिएगा। यस अभी भी कुछ बच्चे ऐसे लिख रहे हैं स्क्रीन पे सर वॉइस इशू है, तो एक बार मेरे को बताएंगे केवल वो बच्चे जिनके सामने वॉइस की कोई दिक्कत आ रही है वो एक बार स्क्रीन पर आग लगा दो, ताकि मुझे ये आइडिया लग जाए कि किनको वॉइस की दिक्कत आ रही है। यस किनको वॉइस की दिक्कत आ रही है। यस बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं सर कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, हमें वॉइस एकदम क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही है। फिर भी मैं एक बार चेक दोबारा करा लेता हूं भैया, एक बार दोबारा देखना बच्चे वॉइस वाले गाना गा रहे हैं कुछ बच्चे, बहुत सारे के पास सही है, कुछ बच्चे ऐसे करें एक बार दोबारा से आप रिफ्रेश करके कुछ करके देख लो। हाँ वॉइस कम बोल रहे हैं कुछ बच्चे, एक बार दोबारा से आप रिफ्रेश कर दो भैया, एक बार दोबारा से रिफ्रेश कर रहे हैं ना, क्योंकि मैं अभी जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ वो बहुत जबरदस्त जिंदाबाद कॉन्सेप्ट है और मैं नहीं चाहता कि इतने खूबसूरत से कॉन्सेप्ट में ये वॉइस एक बड़ा रोड़ा बने, है ना, मैं ये चाहता हूँ। तो एक बार दोबारा से मैं सबसे रिफ्रेश करवा लेता हूँ, एक बार फिर देखते हैं। हाँ भैया हुआ, एक सेकंड का टाइम दीजिए दोस्तों, कर रहे हैं वो। यस हाँ जी अब बताओ भैया, इधर से कुछ करा है उन लोगों ने क्या? अभी मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार मुझे जल्दी से बताओ।
हाँ, अब जिन लोगों को दिक्कत आ रही थी क्या अभी क्लियर है? जिन लोगों को पहले नॉर्मल आ रही थी उनको तो मेरे हिसाब से और भयंकर सुनाई दे रहा होगा। क्या जिन लोगों को दिक्कत आ रही थी उन्हें अभी क्लियर सुनाई दे रहा है? यस। क्लियर है? माइक में कोई गड़बड़ नहीं है, माइक एकदम क्लियर है। ऐसा थोड़ी है कि माइक में बोल रहा हूँ एक ही आदमी के पास आ रही है, बहुत सारे लोगों को एकदम क्लियर सुनाई दे रही है। लेकिन अगर अभी भी नहीं आ रही तो भाई साहब एक बार आप अपने एंड से देखें, क्योंकि यहाँ से जो भी मैक्सिमम कुछ हो सकता था बेटा वो हो गया है ना। अब बहुत ज्यादा और अच्छा करने के चक्कर में ना सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए शाबाश, आ जाओ टॉपिक से दोबारा जुड़ जाओ। बहुत प्यारा कंसेप्ट है, मुझे कंसंट्रेशन का लेवल 100% चाहिए, बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला ये एंडोक्राइन ग्लैंड है और इस ग्रंथि से निकलेगा हार्मोन और वो जाके इस पीले वाले जगह पे काम करेगा जिसे बोलते हैं लक्ष्यांग। अब कंसेप्ट देखना, यहाँ पे तो इस कोशिका के पास स्रावी नलिका थी, इसने पदार्थ बनाया, इस नलिका में डाला और नलिका से होता हुआ वो लक्ष्य स्थल तक पहुंच गया। लेकिन ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है इनके पास अपनी खुद की नलिका नहीं होती, इनके पास स्रावी नलिका नहीं होती। अब सवाल था सर, जब एंडोक्राइन ग्रंथि के पास स्रावी नलिका नहीं होती तो इनका पदार्थ इस लक्ष्य अंग तक कैसे पहुंचेगा? बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो थी इनके पास स्रावी नलिका तो नहीं होती, लेकिन यहाँ पे देखो हमारे शरीर में रक्त वाहिनियां पाई जाती है। हमारे शरीर में क्या पाई जाती है? रक्त वाहिनियां। तो अब यहाँ पे देखिएगा, ये मेरे पास जो आपको दिखाई दे रहा है ये मेरे पास है रक्त वाहिनी, ये मेरे पास जो है ये मेरे पास है रक्त वाहिनी, ये मेरे पास जो है ये है रक्त वाहिनी। अब ये सारी की सारी चीजें, जैसे ये सारी चीजें ऊतक द्रव्य में पड़ी थी, ये भी सारी की सारी चीजें किसके अंदर पड़ी हुई है? ये भी सारी की सारी चीजें ऊतक द्रव्य में पड़ी है, ये भी सारी की सारी चीजें किसमें पड़ी है? ऊतक द्रव्य में पड़ी है। तो हमने बोला ये मेरे पास जो हरे रंग का पदार्थ है ये बोल दिया ऊतक द्रव्य। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। अब सवाल था मुझे एंडोक्राइन ग्रंथि जो थी वो इस लक्ष्य कोशिका तक अपने हार्मोन को किसके द्वारा भेजेगी? हमने बोला वो इस रक्त वाहिनी में रक्त के साथ भेजेगी। कैसे भेजेगी? बहुत ध्यान से देखना, कैसे भेजेगी? बहुत ध्यान से देखना, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। फिर मैं एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन करूंगा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यस, बताइए हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इस एंडोक्राइन ग्लैंड की कोशिकाओं में ये सफेद रंग का पदार्थ बना। ये लीजिए, हमने मान लिया इन कोशिकाओं में ये जो सफेद रंग का पदार्थ का निर्माण हुआ है, संश्लेषण हुआ है, ये सफेद रंग का पदार्थ कुछ और नहीं, ये है हार्मोन। ये हार्मोन जो यहाँ पे बना था, इस हार्मोन को इन कोशिकाओं ने इस हरे रंग के तरल में मुक्त कर दिया, तो ये सफेद रंग का पदार्थ मुक्त हुआ। इसको मैंने बोल दिया एचआर, एचआर का मतलब हार्मोन। तो बताओ इस अंतःस्रावी ग्रंथि ने हार्मोन को क्या सीधे रक्त में मुक्त किया, क्या सीधे रक्त में मुक्त किया, या सीधे ऊतक द्रव्य में मुक्त किया? सीधे रक्त में मुक्त किया कि सीधे ऊतक द्रव्य में मुक्त किया? आप मुझे बता दीजिए, क्या इन्होंने सीधे रक्त में मुक्त किया कि सीधे ऊतक द्रव्य में मुक्त किया? जल्दी मुझे बता दीजिए। यस, सीधे रक्त में मुक्त किया कि ऊतक द्रव्य में मुक्त किया? ये बात मुझे बता दीजिए। ताबड़तोड़ जवाब आया कि सर इन्होंने तो इसको ऊतक द्रव्य में मुक्त किया, रक्त में सीधे मुक्त नहीं किया, टिश्यू फ्लूइड में मुक्त किया। अब क्या हुआ? टिश्यू फ्लूइड से ये जो था ये विस्तृत होकर गया रक्त वाहिनी के रक्त में। कहां गया? रक्त वाहिनी के रक्त में। लेकिन रक्त वाहिनी जो थी इस रक्त वाहिनी से होता हुआ, इस रक्त वाहिनी से होता हुआ ये आगे गया। ये लो, चले फिर क्या हुआ? हमने बोला ये रक्त वाहिनी से बाहर निकल गया है, ये लो दोबारा ऊतक द्रव्य में निकल गया, ये रहा हार्मोन। और फिर ये हार्मोन जाके और इसने काम करा, किस पे जाके काम करा? लक्ष्य अंग पे। तो एक झंडू अभी मेरे से सवाल पूछ रहा है सर लक्ष्य अंग कौन सा होता है? बेटा लक्ष्य अंग वो जगह थी जहां पर जाकर ये हार्मोन काम करेगा, जहां पे जुड़ के ये हार्मोन काम करेगा, उस स्थल को बोलते हैं लक्ष्य अंग या लक्ष्य स्थल, लक्ष्य अंग या लक्ष्य स्थल। तो अब दोनों का काम करने का तरीका आपके पास है। इस ग्रंथि ने अपना पदार्थ बनाया, इसके पास खुद की नलिका थी और अपनी नलिका के द्वारा उसे लक्ष्य अंग तक पहुंचा दिया। इसके पास जो थी वो नलिका नहीं थी, तो इसने क्या काम किया? पदार्थ बनाया, पहले उसको ऊतक द्रव्य में मुक्त किया, और ये ऊतक द्रव्य वो द्रव्य है जिसमें ये ग्रंथि खुद पड़ी है। तो जब भी बोले एंडोक्राइन ग्लैंड किसके अंदर पड़ी है, किसके अंदर स्थित है, उसके चारों तरफ क्या है, क्या भरा हुआ है? आप कहोगे ये ऊतक द्रव्य में स्थित है। तो इसने पहले ऊतक द्रव्य में स्थित उसको मुक्त किया, ऊतक द्रव्य में हो गया रक्त में, और फिर रक्त के द्वारा वो कहां तक पहुंचा? लक्ष्य अंग तक पहुंचा, लक्ष्य अंग तक पहुंचा। कहां पर पहुंचा? लक्ष्य अंग तक पहुंचा, लक्ष्य अंग तक पहुंचा। तो अगर ये दोनों के दोनों डायग्राम में क्या अंतर था? बहिस्रावी ग्रंथियां कैसे काम करती है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का काम करने का तरीका क्या है? अगर ये दोनों के दोनों डायग्राम एकदम क्लियर है, कोई गड़बड़ घोटाला नहीं चाहिए, एकदम क्लियर है, कॉन्सेप्ट दिमाग में छप गया, दिल में उतर गया, मस्त मस्त दोनों में समझ गया, तो बोल दो ना, तो बोल दो ना जरा दिल में है जो छिपा। बोल दो कि हमें मोहब्बत करना नहीं आता और उसे मोहब्बत के सिवाय कुछ नहीं आता। अरे हमें मोहब्बत करना नहीं आता और उसे मोहब्बत के सिवाय कुछ नहीं आता। जिंदगी जीने के बस दो ही तरीके हैं मेरे दोस्त, एक उसे नहीं आता, एक मुझे नहीं आता, एक उसे नहीं आता, एक मुझे नहीं आता, एक मुझे नहीं आता। जल्दी से नोट कर लो मेरे लाडले रसगुल्लो, रसगुल्लियों, पापा की परियों, मम्मी के मगरमच्छों, भाइयों और बहनों, जल्दी से। जल्दी से फिर इनकी थ्योरी लिख देते हैं, एग्जांपल लिख देते हैं, कोई लोड नहीं मेरे भाई, कोई लोड नहीं है। यस, क्या बात, क्या बात, कोई तो रोक लो, कोई तो रोक लो, कोई तो रोक लो, कोई तो रोक लो, क्या बात है। अरे जबरदस्त, कॉन्सेप्ट भी जबरदस्त सिखाएंगे, हंसी मजाक भी जबरदस्त करेंगे, शायरी भी जबरदस्त सिखाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस, अब भाई इतना सा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो मैं इनके बेसिस पे थ्योरी लिख देता हूं, बड़े ध्यान से देखना। इनके बेसिस पे मैं कुछ थ्योरी लिख देता हूं, बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से आप देखिएगा। सबसे पहले अगर कोई कहे एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिस्रावी ग्रंथि, तो बहिस्रावी ग्रंथि के पास खुद की स्रावी नलिका होती है, इसलिए इसे नलिका युक्त ग्रंथि डक्टिल ग्लैंड कहते हैं। तो मैंने बोला इनके पास स्रावी नलिका, स्रावी नलिका पाई जाती है, पाई जाती है। अतः इन्हें नलिका युक्त, अतः इन्हें नलिका युक्त ग्रंथि, इंग्लिश में बोलते बेटे डक्टेड ग्लैंड कहते हैं। अतः इसे नलिका युक्त ग्रंथि डक्टेड ग्लैंड कहते हैं, पहली बात। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत ध्यान से देखना, हमने बोला इसके पास स्रावी ग्रंथियां थी, स्रावी नलिका थी, इसलिए इसको हमने बोल दिया नलिका युक्त ग्रंथि। अब पूछेगा कि सर हमारे शरीर में कौन कौन सी नलिका युक्त ग्रंथि है, क्या आप उनका उदाहरण बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। अगर हमसे कोई नलिका युक्त ग्रंथियों का उदाहरण पूछे तो बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला दुग्ध श्रावण करने वाली ग्रंथि, दुग्ध श्रावण करने वाली ग्रंथि दैट इज दुग्ध ग्रंथि। हमने बोला पसीना स्रावित करने वाली दैट इज श्वेत ग्रंथि, जिसको बोलते हैं अपन स्वेट ग्लैंड। हमने बोला लार स्रावित करने वाली लार ग्रंथि,
हमने बोला कान के अंदर जो कर्णमोम है उसको स्रावित करने वाली ग्लैंड दैट इज कर्णमोम ग्लैंड। हमें बोला हमारी त्वचा में जो तेल ग्रंथियां पाई जाती है वो हमने बोल दिया तेल ग्रंथि। हमने बोला अश्रु ग्रंथि एक्सेट्रा ईटीसी आदि। ये सारी की सारी ग्रंथियां कैसी है भाई स्रावी ग्रंथियां है, इनके पास खुद की नलिका पाई जाती है और उस खुद की नलिका के द्वारा ये पदार्थों को लक्ष्य कोशिका तक पहुंचाती है। चले भैया अब बहुत ध्यान से देखना, अब बहुत ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट यहीं से आएगा, फ्यूज यहीं उड़ेगा, बड़े ध्यान से देखना। अब हमने बोला अंतःस्रावी ग्रंथि के पास ऐसी स्रावी नलिका नहीं होती नहीं होती नहीं होती, ऐसी स्रावी नलिका यहां पर नहीं है नहीं है नहीं है। तो हमने बोला इनमें या इनके पास स्रावी नलिका अनुपस्थित होती है। इनके पास स्रावी नलिका क्या होती है बेटा अनुपस्थित होती है। अरे जब स्रावी नलिका नहीं है तो इसे बोलते हैं नलिका विहीन ग्रंथि। तो मैंने बोला अतः इसे नलिका विहीन ग्रंथि, अतः इसे नलिका विहीन ग्रंथि दैट इज डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। अतः इसे नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। अतः इसे नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड। इसके पास नलिका है इसलिए नलिका युक्त, इसके पास नलिका नहीं है इसलिए नलिका विहीन ग्रंथि बोलते हैं। बहुत ध्यान से देखना। अब हमने क्या बोला कि एंडोक्राइन ग्रंथि किसका स्रावन करती है, तो हमने बोला ये हार्मोन का स्रावन करती है। हमने बोला ये हार्मोन का स्रावन करती है, ये हार्मोन का स्रावन करती है, ये हार्मोन का स्रावन करती है। इंपॉर्टेंट बात, तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट जो जबरदस्त कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी ने घुमाया है जो, वो कहानी सुनिएगा। अब वो पूछेगा क्या ये हार्मोन जो था इस हार्मोन को सीधे रक्त में मुक्त करती है, जल्दी जवाब दो। क्या एंडोक्राइन ग्रंथियां सीधे हार्मोन को रक्त में मुक्त करती है, जल्दी बोलो। पायल बेटा तबीयत कतई ठीक नहीं है, खांसी जुकाम बुखार और वोमिट हो रहा है कल शाम से, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरी तबीयत खराब होने की वजह से आप लोगों की क्लास कैंसिल हो, आपका टाइम खराब हो, इसलिए मजबूरी में मुझे आना ही पड़ा टैबलेट लेके कि किसी भी तरीके से क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो मैंने बैच शुरू किया है और मेरी वजह से अगर शुरुआत में ही आपका टाइम खराब हो गया तो यार मुझे बहुत गंदा लगेगा, इसलिए मुझे आना ही पड़ा। यस, जो कि सिस्टम की तरफ से मुझे कह दिया गया था कि सर आप रेस्ट कीजिए, और मैंने कहा कि नहीं मैं जाऊंगा तो किसी भी कीमत पे, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था कि साथ छोड़ने का नहीं। अपन तो मर रहे होंगे तो यमराज से भी कह देंगे कि अभी रसगुल्ला आर्मी के सिलेक्शन का टाइम है, अपने को मत लेके जा भाई, जब तक मैं मेरा सिलेबस पूरा नहीं कर दूं तब तक मेरे को मत उठा दूं, उससे भी कह देंगे, कोई लोड लेने की बात नहीं है ना। यस है ना, क्योंकि मैं बीइंग ए टीचर हूं और मेरा काम ही ये है कि मुझे आप लोगों के सपने को पूरा करने में, माता पिता के सपनों को पूरा करने में पूरा योगदान देना है। भाई मुझे मेरी जिंदगी में जो कुछ करना था, मुझे बनना था, मैं बन चुका हूं, है ना। लेकिन अभी आपको कुछ बनना है, आपने आपके परिवार में कुछ सपने देखे हैं, देश के लिए कुछ करने की ठानी है, तो मैं ये कतई भी नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से आपके सपनों को पूरा होने में कोई भी अड़चन आए। मैं ये कतई भी नहीं चाहूंगा। जब तक पैरों में खड़े रहने की ताकत रहेगी मैं हर हाल में आपके साथ हूं, ये बात बिल्कुल गांठ बांध लो। और जो बच्चे मेरे को पिछले साल से जानते हैं, पिछले साल लक्ष्य में मेरे से पढ़े होंगे, यकीन 2.0 में मेरे से पढ़े होंगे, या इंग्लिश मीडियम के किसी बैच में भी बच्चे पढ़े होंगे, वो भी हिंदी मीडियम के साथ क्लास ले रहे होंगे, तो वो बखूबी जानते हैं कि वादे से अपने मुंह करता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं, कि मैं कमिटमेंट का पक्का हूं। यस, मेरी सबसे खास बात यही है, चाहे कुछ भी है लेकिन मेरा कमिटमेंट खराब नहीं जाता। बस अब धीरे धीरे आप लोगों को और पता चल जाएगा। तो आओ मेरे लाडलो टॉपिक पे दोबारा आते हैं। तो आपने ताबड़तोड़ जवाब ये दिया मेरे को कि सर एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन को सीधे रक्त में मुक्त नहीं करती, तो किसमें मुक्त करती है? अरे ऊतक द्रव्य में, ऊतक द्रव्य में मुक्त करती है। और ये ऊतक द्रव्य वही तो द्रव्य है जिसमें ग्रंथि खुद स्थित है। तो एनसीईआरटी माता ये लाइन लिखती है कि एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन का स्राव करती है और इसे उस द्रव्य में मुक्त करती है जिसमें ग्रंथि खुद स्थित होती है। तो बताओ वो द्रव्य कौन सा है जिसमें ग्रंथि खुद स्थित है? ऊतक द्रव्य। कौन सा द्रव्य? ऊतक द्रव्य। तो मैंने बोला कि ये ग्रंथि हार्मोन को उस द्रव्य में मुक्त करती है जिसमें ग्रंथि खुद स्थित होती है। ये उस द्रव्य में मुक्त करती है जिसमें ग्रंथि खुद स्थित होती है, और फिर वहां से रक्त के द्वारा लक्ष्य कोशिका तक पहुंचाया जाता है। पूछेगा सर आप एक बात बता दीजिए। बोला क्या सर, अपने पास क्या किसी अंतःस्रावी ग्रंथि का कोई उदाहरण है? हमने कहा भाई एक नहीं बहुत सारे उदाहरण है। तो अपन कुछ उदाहरण के बारे में बात करते हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ, जिनको इंग्लिश समझ में आती है बेटा इसी को बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। हम बात करें थायराइड ग्रंथि, हम बात कर रहे हैं थायराइड ग्रंथि के बारे में, हम बात कर रहे हैं एड्रेनल ग्रंथि के बारे में, हम बात कर रहे हैं एड्रेनल ग्रंथि के बारे में, हम बात कर रहे हैं थाइमस ग्रंथि के बारे में, हम बात कर रहे हैं आपसे पीनियल ग्रंथि के बारे में आदि। बेटा ये हमने जो इतने सारे नाम लिखे हैं ये सारी की सारी एंडोक्राइन ग्लैंड है। आगे अपना चैप्टर जो आएगा जिसको अपन बोलते हैं केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, रासायनिक नियंत्रण तथा एकीकरण, उस चैप्टर में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक बार इतनी सी बात जल्दी से नोट कर लीजिए, और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी है वो यही लाइन है। इसी लाइन को समझाने के लिए हमने ये डायग्राम बनाया जिसमें हमने ये बात दिखाई कि एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन को सीधे रक्त में मुक्त नहीं करती, ये उसको सीधे उस द्रव्य में मुक्त करती है जिसमें ग्रंथि खुद स्थित होती है, दैट इज सीधे ऊतक द्रव्य में मुक्त करती है, सीधे रक्त में मुक्त नहीं करती। ये बात हमने यहां पर बता दी है। इतनी सी बात नोट कर लीजिए। यस, इतनी सी बात नोट कीजिए मेरे दोस्त। यस बेटा ग्रंथि का नाम है, पीनियल ग्रंथि भी ग्रंथि का नाम है, ये सारे नाम है, आगे पढ़ोगे है ना। आगे जब ग्रंथि के बारे में डिटेल में बताएंगे तब आएंगे, ये सारे नाम है, ये नाम याद ही करने हैं।
चले भाई, चले भाई, यस। अब बड़े ध्यान से देखना, बड़े इत्मीनान से देखना बेटा। हमारी एनसीईआरटी माता ने तो इन दोनों के बारे में ही बात कर रखी है। एनसीईआरटी माता ने कहीं पर भी मिश्रित ग्रंथियों के बारे में बात नहीं कर रखी, जिनको अपन बोलते हैं हिट्रोक्राइन ग्रंथियां, उसके बारे में एनसीईआरटी माता ने बात नहीं कर रखी। तो चलो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हम आप लोगों से बात कर लेते हैं मिश्रित ग्रंथि। इन्हीं को बोलते बेटा हिट्रोक्राइन ग्लैंड्स। बेटा जब भी कोई कहे कि भैया मिश्रित ग्रंथि किसको बोलोगे, बेटा मिश्रण का मतलब होता है दो अलग अलग चीजें मिलना। मतलब ये ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां थी जिसमें दोनों भाग उपस्थित थे। दोनों भाग का मतलब ये ग्रंथियां ऐसी थी जिनमें एक्सोक्राइन भाग भी था, जिसमें एक्सोक्राइन भाग भी है प्लस एंडोक्राइन भाग भी है, प्लस एंडोक्राइन भाग भी है। ये वो थी जिनमें एक्सोक्राइन भाग भी है, ये वो थी जिनमें एंडोक्राइन भाग भी है। तो ऐसी ग्रंथियां जिनमें एक्सोक्राइन भाग भी होता है, जिनमें एंडोक्राइन भाग भी होता है, मतलब कुछ पदार्थ ऐसे थे जिनको ले जाने के लिए नलिकाएं होती है, कुछ पदार्थ ऐसे थे जो कि सीधे ये कहां क्या करती है, ये रक्त के द्वारा ट्रांसपोर्ट करती है, रक्त के द्वारा परिवहन करती है। मतलब उन दोनों भाग वाली ग्रंथियों को अपन बोल के चलते हैं, वो बोल के चलते हैं मिश्रित ग्रंथि। पूछेगा गुरुजी क्या इन मिश्रित ग्रंथि का अपने पास कोई उदाहरण है? हमने कहा जब भी मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण पूछे तो तुम्हें क्या करना है क्लास में, तुम्हें क्लास में टॉप करना है। बहुत फेमस एग्जांपल है बेटा। जब भी मिश्रित ग्रंथि का एग्जांपल पूछे तो तुम्हें क्लास में क्या करना है, टॉप करना है, टॉप करना है, टॉप करना है। बोलो टॉप में बोले तो T4 टेस्टिस, T4 टेस्टिस, टेस्टिस का मतलब वृषण, टेस्टिस का मतलब वृषण, O4 ओवेरी, O4 ओवेरी, ओवेरी का मतलब अंडाशय, ओवेरी का मतलब अंडाशय, ओवेरी का मतलब अंडाशय, एंड P4 पेंक्रियाज, इसको अपन बोलते हैं अग्नाशय, इसको अपन बोलते हैं अग्नाशय। बेटा ये याद रखना है, जब भी मिश्रित ग्लैंड का उदाहरण पूछे तो आप याद रखना ये मेरे पास मिश्रित उदाहरण ग्लैंड है। टेस्टिस यहां पे शुक्राणु का निर्माण होता है, ओवरी मादाओं में यहां पर अंडाणु का निर्माण होता है, और पेंक्रियाज अग्नाशय, अग्नाशय से अग्नाशय रस का स्रावण किया जाता है, स्रावण किया जाता है, स्रावण किया जाता है। यस। अब बताओ इतनी सी कहानी एकदम क्लियर है, तो जल्दी से इस बात को नोट कीजिए, जल्दी से इस बात को नोट कीजिए। तब तक मैं कुछ लोगों के दुख दर्द देख लेता हूं। पेनेत ग्रंथि कहां पाई जाती है? ये आर्यन नाम का बच्चा पूछ रहा है। बेटा मैंने बोला कि वो आंत्रीय रस जो था उसके एंजाइम युक्त भाग का स्रावण करती है, तो सीधी बात है आंत्र में पाई जाएगी। और कहां पाई जाएगी? यस। पलक नाम की लड़की पूछ रही है साइजोनेफ्रिया क्या होता है? अरे जिसमें तेरे सोचने समझने की क्षमता में गड़बड़ हो जाए ना, वो साइजोनेफ्रिया होता है। बेटा ये टर्म जो है इसका हमारे टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है ना। तो आप ये ऐसे सवाल हमसे ना पूछा करें, है ना। ये जो टॉपिक अभी चल रहा है इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। साइजोनेफ्रिया में व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता गड़बड़ा जाती है, वो बहकी बहकी सी बातें कर रहा है जैसे तू यहां पे करने लगी। ठीक है। ये क्या लिख दिया इसने? उपायल समझ में नहीं आ रहा। ब्रोंकियोल्स क्या होता है? अरे हमारा जो श्वसन मार्ग है उसका भाग है बेटा ब्रोंकियोल्स। ये श्वसन तंत्र में पढ़ाएंगे, श्वसन मार्ग का भाग है। सर लेवल बढ़ाओ पढ़ने का। भाई मैं तो पढ़ाने के लेवल से बहुत ऊपर हूं बेटा। लेवल नहीं स्पीड कहते हो, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अभी जितना आ रहा है पढ़ाओ, ये डाउट नहीं है। गॉबलेट सेल बड़ी आंत्र में पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। सिंपल एपिथेलियम नियमित होती है क्योंकि जीन थेरेपी क्या होता है बेटा 12th क्लास में पढ़ना लगेगा। ये अब दो चार फालतू के सवाल आ गए। यस बेटा ग्लैंड कविता पूछ रही ग्लैंडुलर एपिथेलियम और ग्लैंड में क्या अंतर है? अरे भाई एक ही बात है, एक ही बात है। मैंने बोला सभी ग्रंथियां उपकला उत्तक से बनी होती है, एक ही बात है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है उस वही ग्लैंड है। यस। चलो भाई साहब बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखिएगा। यस बेटा आपको ये बात बता दूं, जैसे यहाँ पे 100-150 डाउट इकट्ठे आ जाएंगे, तो आपको भी पता है अगर 100-150 डाउट को एंटरटेन करने लगे तो फिर क्लास उसी में चली जाएगी। यहाँ पे एक दो कोई ढंग के डाउट आएंगे, अपन उनको क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। बाकी आप डाउट पोर्टल पे डाउट डालिएगा, जो भी आपके दुख दर्द है उनको वहां पे सुन लिया जाएगा। अगर क्लास में करेंगे तो फिर हम पढ़ा नहीं पाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो फालतू के डाउट है, जैसे फालतू के ज्ञान फैलने वाली चीजें वो नहीं पूछे। अगर वास्तव में जेन्युइन चीज है वो पूछे, उसको क्लास में कंसीडर करा जाएगा। अगर मैं 150 डाउट को ऐसे स्क्रॉल करने लगा और एक डाउट में 30 सेकंड आ गया तो बेटा 1.5 घंटे की क्लास की लंका लग जाएगी, है ना। और वो आपके लिए तो डाउट होगा, लेकिन जो बाकी बच्चे हैं उनका टाइम खराब होगा, उनको सबको ये फालतू की बात लगेगी। जैसे यहाँ पे कुछ लोगों ने डाउट पूछा था, 90% फालतू की बातें थी, उनका कोई लेना देना नहीं था। और इनमें से बहुत सारी बातें ऑलरेडी मैं पिछली क्लासेस में बता चुका हूं। तो उन्होंने पिछले लेक्चर ईमानदारी से नहीं पढ़े, इसलिए उनको आगे की चीजें नहीं पता। तो आप प्लीज थोड़ा सा दूसरे बच्चों का भी ध्यान दें, क्योंकि वो लोग मेहनत कर रहे हैं, उनका एक भी मिनट बेकार नहीं जाना चाहिए। इसलिए अगर ऐसे कोई है फालतू की चीजें तो वो वहां पे डाउट पैनल पे आप डाल दीजिएगा। अगर जवाब देने योग्य चीजें हैं तो उनको मैं यहाँ पे कंसीडर करूंगा। तो आप इतनी मानवता थोड़ी सी दिखाइएगा ताकि टाइम किसी का भी खराब ना हो, हम हर चीज को सलीके से डिस्कस करते हुए आगे बढ़े। थैंक यू। बाकी आप समझदार हो, आ जाओ। अब यहाँ पे यार एक क्वेश्चन तो बनता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन तो बनता है। चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखिएगा। बेटा मेरे पास स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है, मेरे पास स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है। हमने बोला एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स रक्त की सहायता से, रक्त की सहायता से, सहायता से हार्मोन को, रक्त की सहायता से हार्मोन को लक्ष्य स्थल तक पहुंचाती है, लक्ष्य स्थल तक पहुंचाती है। यहां पे आप देखोगे अपने पास स्टेटमेंट नंबर सेकंड क्या है? बेटा स्टेटमेंट सेकंड बड़े ध्यान से देखना कि एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन को, हार्मोन को सीधे रक्त में मुक्त करती है, करती है। अब मेरे को आपको ये बताना है, जल्दी से ये बताना है, ये बताना है कि ऑप्शन ए में है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट, बी में बताना है फर्स्ट करेक्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट, तीसरा मेरे को बताना है फर्स्ट इनकरेक्ट सेकंड करेक्ट एंड थर्ड वाले में, डी वाले में बताना है दोनों गलत है।
तो आप लोगों का समय जो शुरू हुआ मेरे दोस्त, वो समय शुरू हुआ आप लोगों का अब। जल्दी से जवाब दीजिए। ये बहुत प्यारा सा जबरदस्त जिंदाबाद सवाल है, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। यस, ये जो डायग्राम बनाया था ये डायग्राम का ही सवाल है, बहुत प्यारा जबरदस्त सवाल है। यस, यस, चलो देखो, ये कह रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड रक्त की सहायता से हार्मोन को लक्ष्य स्थल तक पहुंचाती है। बिल्कुल सही बात है, देख लो डायग्राम, ये देख लो डायग्राम में, ये रक्त में हार्मोन गया था और इस रक्त से होता हुआ लक्ष्य अंग तक गया। बोला सर ठीक है। अगला सवाल था एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन को सीधे रक्त में मुक्त करती है। एकदम गलत बात है, अरे सीधे उस द्रव्य में मुक्त करती है जिसमें ग्रंथि खुद स्थित होती है, मतलब ऊतक द्रव्य में मुक्त करती है, ऊतक द्रव्य में मुक्त करती है। तो स्टेटमेंट पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत, पहला सही लेकिन दूसरा गलत, पहला सही लेकिन दूसरा गलत। लोग तो बताने भी लग गए कितने प्रतिशत जनता ने सही आंसर दिया होगा। अब भाई साहब देख लेते हैं कितने प्रतिशत जनता का सही जवाब। 76% जनता का, क्या बात, कोई तो रोक लो, कोई तो रोक लो। अरे आवागी छोड़ दी हमने, आवागी छोड़ दी हमने तो लोग हमें भूलने लगे। शोहरत कदम चूमती थी जब हम बदनाम हुआ करते थे, जब हम बदनाम हुआ करते थे। क्या बात है, शाबाश। अब मेरे को एक बात आप बता दीजिए, बड़े इत्मीनान से ये बात बता दीजिए मेरे बच्चे कि क्या इतनी सी कहानी एकदम क्लियर है? आप जल्दी से बता दीजिए क्या इतनी सी कहानी एकदम क्लियर है? यस, क्या इतनी सी कहानी एकदम क्लियर है? वो जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। और अगर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो एक बार स्क्रीन पे आग लगा दो भाई। इतनी भयंकर आग लगनी चाहिए कि इस आग की गर्मी तुम्हारे ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंच जाए, उनको भी पता चल जाए कि रसगुल्ला आर्मी आक्रमण करने वाली है, यहाँ पे भी ऑपरेशन सिंदूर चलने वाला है। यस, इतना भयंकर होना चाहिए। यस, क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा। वो डायग्राम से मैं जो समझाना चाह रहा था वो बात आप तक पहुंच गई है। यस, ताबड़तोड़ जवाब है। जिन लोगों ने गलती की थी उनको अपनी गलती भी पकड़ में आ गई होगी कि उन्होंने क्या गलती करी थी, क्या गलती करी थी। यस, चलो अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम एक अलग प्रकार की, दूसरे प्रकार की उपकला के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ाना। ताबड़तोड़ आग लगा दी पूरे भारत की जनता ने, ताबड़तोड़ आग लगा दी। हम अगली उपकला पढ़ते हैं, इसको बोला था सूडो स्ट्रेटिफाइड। बेटा सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को ही हम बोल के चलते हैं कूट, या मैं कह दूं आभासी स्तरित उपकला। कूट या मैं कह दूं आभासी स्तरित उपकला। कूट या मैं कह दूं आभासी स्तरित उपकला। बड़े ध्यान से देखना बेटा, अगर कोई पूछे कि कूट या आभासी वर्ड का मतलब क्या होता है, कूट या आभासी वर्ड का मतलब होता है फॉल्स, दैट इज झूठा। इसका मतलब होता है फॉल्स, दैट इज झूठा। स्तरित, स्तरित का मतलब होता है बहुस्तरीय। स्तरित का मतलब होता है बहुस्तरीय, स्तरित का मतलब होता है बहुस्तरीय। मतलब ये एक ऐसी उपकला है जो झूठी मुट्ठी की बहुस्तरीय दिखाई दे रही है, सच्ची में नहीं है लेकिन लग रहा है, लेकिन लग रहा है, लग रहा है। मतलब वास्तविकता में ऐसा नहीं होता लेकिन हमें लगता है कि शायद ऐसा है। ये मेरे पास है कूट स्तरित उपकला। अब भाई हमें बड़ा प्यारा सा आपका चहेते डायलॉग्स यहाँ पे आएंगे, बड़े ध्यान से देखना बच्चे। मैंने बोला था कि कूट स्तरित उपकला ये रूपांतरित स्तंभाकार उपकला है। हमें बोला इस उपकला के बारे में क्या बोला कि ये रूपांतरित, ये रूपांतरित स्तंभाकार, ये रूपांतरित स्तंभाकार उपकला है, ये रूपांतरित स्तंभाकार उपकला है। अब पूछेगा सर अगर इस कूट स्तरित उपकला को देखें, इसका अध्ययन करें तो ये उपकला जो था इसकी क्या खास बात थी? भाई खास बात देखना, क्या खास बात थी? इसमें दो प्रकार की सेल थी। इसमें इस उपकला में, इस उपकला में दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है। इस उपकला में दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है। पूछेगा सर दो प्रकार की सेल्स कौन सी? हमने बोला इस उपकला में पहली सेल जो होती है वो मेरे पास होती है लॉन्ग सेल। दोनों ही स्तंभाकार है लेकिन पहली कैसी है? लॉन्ग सेल, लॉन्ग सेल दैट इज लंबी सेल। और दूसरी सेल मेरे पास है वो शॉर्ट सेल, दैट इज छोटी सेल्स। हमने क्या देखा कि अपने पास इस उपकला में दो प्रकार की कोशिकाएं हैं। एक मेरे पास है लॉन्ग सेल जो कि लंबी कोशिका है, एक मेरे पास है शॉर्ट सेल जो कि छोटी कोशिका है, जो कि छोटी कोशिका है, जो कि छोटी कोशिका है। अब बात थी कि सर इन दोनों की क्या खास बात थी? बेटा खास बात ये थी लंबी कोशिका थी, ये भी स्तंभाकार कोशिका है। पहली बात, ये लंबी कोशिका भी कैसी है? हमने बोला स्तंभाकार, ये भी मेरे पास स्तंभाकार सेल है। ये लंबी वाली भी कैसी है? स्तंभाकार है। और ये जो छोटी वाली कोशिका जो हमने बोला ये छोटी और खोटी, ये भी मेरे पास है स्तंभाकार सेल है, ये भी मेरे पास स्तंभाकार सेल है। पूछेगा सर इन कोशिकाओं में अंतर क्या है? एक लंबी है और एक छोटी है, मतलब बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह, बड़े मियां तो बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह। बिल्कुल ऐसी बात होगी। तो ये बड़े मियां में क्या खास बात है, इस छोटे मियां में क्या खास बात है, हम इन दोनों को कैसे पहचानेंगे? बेटा बड़े ध्यान से देखना, ये जो बड़े मियां है, बड़ी वाली कोशिका है, इनमें दीर्घित केंद्रक होता है जो कि आधारीय भाग में स्थित होता है। तो हमने बोला इनमें, इनमें दीर्घित केंद्रक, दीर्घित केंद्रक आधारीय भाग में, आधारीय भाग में स्थित होता है। इनमें दीर्घित केंद्रक जो होता है वो आधारीय भाग में स्थित होता है। बड़े मियां में, छोटे मियां सुभान अल्लाह। तो छोटे मियां में क्या होता है? यहां पर तो दीर्घित केंद्रक है जो आधारीय भाग में स्थित है, इनमें गोलाकार केंद्रक है जो कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है, केंद्रीय भाग में स्थित होता है। तो हमने बोला इनमें गोलाकार केंद्रक कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है।
कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। इसमें गोलाकार केंद्रक है जो कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। सवाल था गुरुजी इतनी बात ठीक है सर, हमें ये बात पक्का पता हो गई कि यहाँ पे दो अलग अलग प्रकार की कोशिका है, एक बड़े मियां और दूसरे छोटे मियां। अब बताइए ये बड़े मियां और छोटे मियां जो थे इनके आधार पर हमें ऐसा क्यों लगा? हमने बोला ना कि ये वास्तव में तो एक परत का बना होता है। ये कितनी परत का बना होता है? ये कोशिकाओं की एक परत का बना होता है, लेकिन हमें बहुस्तरीय दिखाई दिया, जुटी मुट्टी में दिखाई दिया। क्यों दिखाई दिया? ऐसी क्या वजह थी? तो बड़े ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, यस बहुत ध्यान से देखना। इतनी सी बात अगर नोट हो गई तो मैं बताता हूं क्या ऐसी वजह थी कि ये एक स्तरीय उपकला, ये सरल उपकला हमें बहुस्तरीय दिखाई दिया। इसकी क्या प्रॉब्लम थी? क्यों ऐसा हमें आभास हुआ? किस चीज ने हमें गुमराहित किया? मैं ये बात बताता हूं, जल्दी से नोट करो पहले इतनी बात को, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो कि ये एक स्तरीय उपकला हमें बहुस्तरीय क्यों दिखाई देता है? क्यों दिखाई देता है? क्यों दिखाई देता है? इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, बड़े ध्यान से देखना। बच्चे हमने पहले ही आपको बताया था कि कोई भी उपकला ऊतक रहे वो हमेशा किसके ऊपर वृद्धि करेगा? आप कहोगे गुरुजी कनेक्टिव टिश्यू पे वृद्धि करेगा। एंड हमने ये भी बोला था कि उपकला ऊतक और संयोजी ऊतक के बीच में पाई जाती है कबाब में हड्डी, कबाब में हड्डी, कबाब में हड्डी। और ये कबाब में हड्डी होती है वो होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये कबाब में हड्डी होती है, ये होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है मेरे बच्चे उपकला कोशिकाएं। बहुत ध्यान से देखना, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है उपकला कोशिकाएं, और वो उपकला कोशिकाएं दो प्रकार की है। हमने बोला इसके ऊपर पाई जाती है उपकला कोशिकाएं वो दो प्रकार की है। पहली कोशिका हमने बोला लंबी कोशिका, पहली कोशिका हमने बोला लंबी कोशिका, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो लंबी कोशिका। दूसरी कोशिका जो है वो छोटे आकार की कोशिका, हमने मान लिया दूसरी कोशिका, ये मान लीजिए ये रही छोटे आकार की कोशिका। दूसरे आकार की कोशिका, छोटी कोशिका। तो हमने बोला कोशिकाएं दो थी, लाल वाली हमने बोला ये मेरे पास है लॉन्ग सेल, पीले वाली हमने बोला ये मेरे पास है वो अपने पास है शॉर्ट सेल, छोटी वाली सेल। अब इन दोनों कोशिकाओं में अंतर था। ये जो बड़े मियां जो थे, ये जो बड़े मियां जो थे, ये जो बड़े मियां जो थे, इनमें गोलाकार केंद्रक जो था वो गोलाकार केंद्रक जो था वो आधारी भाग में स्थित था, दीर्घित केंद्रक जो था वो आधारी भाग में स्थित था। ये लो लाल वाली कोशिका का दीर्घित केंद्रक जो आधारी भाग में स्थित है, लाल वाली कोशिका का दीर्घित केंद्रक जो कि आधारी भाग में स्थित है। छोटी वाली कोशिका जो थी उसमें गोलाकार केंद्रक था जो कि केंद्रीय भाग में स्थित था। हमने बोला ये गोलाकार केंद्रक है जो कि कोशिका के मध्य में स्थित है, जो कि कोशिका के मध्य में स्थित है, जो कि कोशिका के मध्य में स्थित है। ये लो अब मेरे को एक बात बता दो तुम, अब मेरे को एक बात बता दो तुम, ये तो व्हाइट वाला केंद्रक है ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ये जो हरे रंग वाला केंद्रक है ये आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, नीचे दिखाई दे रहा होगा। तो जब वैज्ञानिक ने माइक्रोस्कोप में जब इन कोशिकाओं को देखा तो उसने क्या देखा कि कोशिकाओं में एक केंद्रक ऊपर की तरफ है, एक केंद्रक नीचे की तरफ है। बस जब ये देखा तो वैज्ञानिक बेचारा पगला गया। उसको ऐसा लगा कि एक केंद्रक ऊपर की तरफ है मतलब एक कोशिका की परत ऊपर है, एक केंद्रक नीचे है मतलब एक कोशिका की परत नीचे है। और वो पगला इसको कितने स्तर वाली समझ बैठा? दो स्तर वाली, एक से ज्यादा स्तर वाली समझ बैठा। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं था, वास्तविकता में ऐसा नहीं था। बोला क्यों? तो पहला सवाल आएगा कि वैज्ञानिक को ऐसा क्यों लगा कि ये बहुस्तरीय है, एक से ज्यादा स्तर वाली है? तो आप कहोगे क्योंकि केंद्रक की दो अलग अलग स्थिति थी, केंद्रक की दो अलग अलग स्थिति थी, एक केंद्रक ऊपर था दूसरा केंद्रक नीचे था, इसलिए वैज्ञानिक को ये कैसा लगा? द्विस्तरीय लगा। लेकिन वास्तविकता में ये एक परतीय उपकला है। क्यों? क्योंकि देखो चाहे छोटी कोशिका हो चाहे बड़ी कोशिका हो दोनों ही बेसमेंट मेम्ब्रेन के संपर्क में है। अगर कोशिका की दो परत होती तो नीचे वाली परत तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के संपर्क में होती, लेकिन ऊपर वाली परत कभी भी बेसमेंट मेम्ब्रेन के संपर्क में नहीं होती। तो इस बात का मैं जवाब देता हूं, बहुत ध्यान से देखना। तो मैंने बोला कि केंद्रक की अलग अलग स्थिति के कारण, केंद्रक की अलग अलग स्थिति के कारण यह द्विस्तरीय दिखाई देता है। लेकिन मेरे को बता दो दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या वास्तविकता में ये दो परतों वाला है कि एक परतों वाला? जल्दी बोलो, क्या वास्तविकता में ये दो परतों वाला है कि एक परतों वाला? जवाब दो इस सवाल का कि दिखाई तो हमें दिया, हमें ऐसा लगा एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, वास्तविकता में नहीं था। तो हमने बोला ये दिखाई देता है, लेकिन क्या वास्तविकता में ये द्विस्तरीय है? जल्दी बोलो, क्या वास्तविकता में ये द्विस्तरीय है? नहीं, लेकिन यह एक स्तरीय उपकला है क्योंकि दोनों प्रकार की कोशिकाएं बेसमेंट मेम्ब्रेन पर स्थित होती है। दोनों प्रकार की कोशिकाएं कहां स्थित होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन पर स्थित होती है। इसलिए ये वास्तविकता में कैसी उपकला है? एक स्तरीय उपकला है, लेकिन हमें लगा कि ये बहुस्तरीय है। मतलब हमें आभास हुआ, झूठी मुठी था। बिल्कुल कैसे? जब तुम छोटे थे तो डायलॉग सुना होगा कि दूर से देखा तो हेमा मालिनी बाल बना रही थी, अरे दूर से देखा तो हेमा मालिनी बाल बना रही थी, पास जाकर देखा तो गधी पूंछ हिला रही थी। मतलब देख कुछ रहा था, वास्तविकता में कुछ और है। देख कुछ रहा था, वास्तविकता में कुछ और है। तो दिखाई तो दे रहा था कि ये द्विस्तरीय है, लेकिन वास्तविकता में ये तो एक स्तरीय था। ऐसा एक और भी डायलॉग आपने सुना होगा कि दूर से देखा तो गंजे उछल रहे थे, पास जाकर देखा तो अंडे उबल रहे थे। तो पता चला कि देख कुछ रहा है लेकिन वास्तविकता कुछ और है। तो नजरों का धोखा है मेरे दोस्त, नजरों का धोखा है मेरे दोस्त, नजरों से बचा लो मुझे। जल्दी से बता दो ये कॉन्सेप्ट क्या है? एकदम क्लियर है? हाँ सर ऐसे फनी माहौल रहेगा तो हमारे सब क्लियर होता है, बस पढ़ाई की बात में थोड़ी दिक्कत आती है, बाकी तो फिर हम महान लोग हैं। जल्दी से मेरे बच्चे बताओ, इतनी सी बात नोट कर ली तो मैं इसके उदाहरण पे चलूं। बताओ मजा आ गया?
हाँ सर मजा आ गया, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो गया गुरुजी एकदम। चलो तो दिल गार्डन गार्डन हो गया, तो अपन जल्दी से इसका उदाहरण लिख लेते हैं। पूछेगा गुरुजी आप सूडो स्ट्रेटिफाइड का उदाहरण बताओ ना। बेटा ये लो, इसका सबसे फेमस उदाहरण ट्रेकिया, जिसको अपन बोलते हैं मेरे बच्चे श्वास नली। इस ट्रेकिया को ही बोलते हैं श्वास नली। अब खास बात क्या थी बेटा, अगर ट्रेकिया में देखें तो ट्रेकिया में सूडो स्ट्रेटिफाइड आभासी स्तरित उपकला पाया जाता है, लेकिन इस उपकला में दो खास बात थी। क्या खास बात थी? ट्रेकिया में इस सूडो स्ट्रेटिफाइड उपकला जो थी, इस उपकला पर सीलिया भी पाए जाते हैं। सीलिया यहां पर क्या होते हैं? उपस्थित। ट्रेकिया में सीलिया भी क्या होते हैं? उपस्थित। पहली बात। दूसरी बड़ी बात, यहां पर म्यूकस ग्रंथि, यहां पर म्यूकस ग्रंथि जो है वो म्यूकस ग्रंथि भी क्या होती है मेरे बच्चे? उपस्थित। तो हमने बोला कि सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो श्वास नली में पाया जाता है उसमें सीलिया भी पाया जाता है, म्यूकस ग्रंथि भी पाई जाती है। तो ऐसी सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जिसमें सीलिया तथा म्यूकस ग्रंथि दोनों पाई जाती है उसे बोलते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड ग्लैंडुलर कोल्यूमर एपिथेलियम। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोल दिया सूडो स्ट्रेटिफाइड, सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड ग्लैंडुलर कोल्यूमर एपिथेलियम। सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड, इसको शॉर्ट में लिखेंगे सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड ग्लैंडुलर कोल्यूमर एपिथेलियम। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है PSCGCE। यस, इतनी सी बात नोट कर लो, इतनी सी बात नोट कर लो, नोट कर लो। क्या ये कहानी क्लियर है? क्या ये कहानी क्लियर है? क्या ये कहानी क्लियर है? यस। यस, सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड ग्लैंडुलर कोल्यूमर एपिथेलियम, सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड ग्लैंडुलर कोल्यूमर एपिथेलियम। यस। नोट किया भाई? इतनी कहानी नोट हो गई तो यहां पर सरल उपकला खत्म। सरल उपकला वाला पोर्शन हमने क्या कर दिया? खत्म। अब हम संयुक्त उपकला के बारे में बात करेंगे, और संयुक्त उपकला के बारे में हम बिल्कुल एनसीईआरटी मात्रा से चिपक के बात करेंगे। एनसीईआरटी मात्रा से बाहर हम बात नहीं कर रहे। तो भाई आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, हम बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम जिसको हम बोलते हैं संयुक्त उपकला। कंपाउंड एपिथेलियम जिसको हम बोल के चलते हैं संयुक्त उपकला, कंपाउंड एपिथेलियम जिसको हम बोल के चलते हैं संयुक्त उपकला। अब यार सवाल ये आता है कि सर कंपाउंड एपिथेलियम होता क्या है? कंपाउंड एपिथेलियम होता क्या है? बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखना। हमने बोला था कि सिंपल एपिथेलियम है, उसमें कोशिकाओं की केवल और केवल एक ही परत पाई जाती है। और हाँ, तो जब कोशिकाओं की दो या दो से अधिक परतों से उपकला बने तो उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त उपकला। तो मैंने बोला ये कोशिकाओं की दो या अधिक परतों से बना होता है। तो हमने बोला कि संयुक्त उपकला है वो कोशिकाओं की दो या अधिक परतों से बना होता है। एक से ज्यादा परत होगी तो वो होगी संयुक्त उपकला। बोला सर ठीक है। अब संयुक्त उपकला दिखाई कैसे देगी? बड़े ध्यान से देखना बेटा। हमने बोला कोई भी उपकला ऊतक है वो हमेशा संयोजी ऊतक के ऊपर वृद्धि करेगा। ये मेरे पास रहा कनेक्टिव टिश्यू। हमने बोला कनेक्टिव टिश्यू एंड उपकला ऊतक के बीच में हमेशा कबाब में हड्डी, और वो कबाब में हड्डी कौन रे? हो मेरे गुल्लू बेटा, बोल रे लाडले, कौन रे? बोला गुरुजी बेसमेंट मेम्ब्रेन रे। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है उपकला कोशिकाओं की परत। हमने मान लिया ये उपकला कोशिकाओं की एक परत, ये उपकला कोशिकाओं की एक परत, ये उपकला कोशिकाओं की एक परत, ये उपकला कोशिकाओं की दूसरी परत, ये उपकला कोशिकाओं की तीसरी परत। तो हमने बोला इस आधारी कला के ऊपर देखते हैं तो उपकला कोशिकाओं की कई परतें दिखाई दे रही है। मतलब ये मेरे पास है बहुस्तरीय, ये मेरे पास है बहुस्तरीय कोशिकाएं, बहुस्तरीय कोशिकाएं, ये मेरे पास है बहुस्तरीय कोशिकाएं। तो हमने बोला कि ऐसा उपकला जिस पर कोशिकाओं की दो या अधिक परतें हो तो उसे बोलते हैं संयुक्त उपकला। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था गुरुजी हमें एक बात बता दो। पूछेगा क्या? आपने सरल उपकला के बारे में हमें पूरी कहानी बता दी। अगर हमसे कोई कहे कि भैया संयुक्त उपकला का काम क्या है? हमने बोला संयुक्त उपकला का मुख्य काम है वो है सुरक्षा प्रदान करना। किससे? बाहर से लगने वाले किसी भी झटके से, किसी भी बल से सुरक्षा प्रदान करता है, जिसको बोलते हैं यांत्रिक प्रतिबल। अगर कोई केमिकल पदार्थ है तो उस केमिकल पदार्थ से भी सुरक्षा प्रदान करता है, जिसको बोलते हैं रासायनिक प्रतिबल। तो ध्यान रखना संयुक्त उपकला का मुख्य काम सुरक्षा प्रदान करना है रासायनिक तथा यांत्रिक प्रतिबलों से। कोई पूछेगा क्या ये श्रावण करता है? क्या ये अवशोषण करता है? अरे भाई साहब एक बात बताओ, अवशोषण करने के लिए भित्ति चाहिए पतली। क्या चाहिए? पतली। लेकिन जब कोशिकाओं की बहुत सारी परत है तो भित्ति होगी बहुत मोटी, तो मोटी भित्ति से ज्यादा अवशोषण नहीं किया जा सकता। तो एक बात क्लियर है कि एनसीईआरटी ने भी लिख रखी है कि संयुक्त उपकला की श्रावण तथा अवशोषण में सीमित भूमिका होती है। सीमित मतलब बहुत कम। तो मैं ये लाइन लिख देता हूं कि संयुक्त उपकला श्रावण तथा अवशोषण में सीमित भूमिका का मतलब बहुत कम भूमिका निभाता है।
इसकी सीमित भूमिका श्रावण और अवशोषण में सीमित भूमिका निभाता है, बहुत कम भूमिका निभाता है। तो पूछेगा सर इसका कार्य क्या है, तो बड़े ध्यान से देखना, श्रावण अवशोषण में तो भूमिका सीमित है, तो फिर इसका कार्य क्या है? कार्य है सुरक्षा प्रदान करना, कि बाहर से कोई झटका लगा, कोई धक्का लगा, जिसको बोलते हैं यांत्रिक प्रतिबल, उससे भी सुरक्षा प्रदान करेगा, कोई रासायनिक पदार्थ रहेगा उससे भी सुरक्षा प्रदान करेगा। तो कार्य है यांत्रिक तथा रासायनिक प्रतिबलों से सुरक्षा प्रदान करना। सुरक्षा प्रदान करना। तो जब भी बोले इसका क्या काम है, हमने बोला यांत्रिक और रासायनिक प्रतिबलों से सुरक्षा प्रदान करना। यही काम है मेरे पास बेटा किसका? कंपाउंड एपिथेलियम का। यही काम है मेरे पास किसका? कंपाउंड एपिथेलियम का। यही काम है, यही काम है कंपाउंड एपिथेलियम का। अब एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा दिल दहला देने वाला सवाल। सवाल क्या था? सवाल ये था गुरुजी क्या आप हमें बता सकते हो कि ये कंपाउंड एपिथेलियम कहां पाई जाती है? बेटा इसके एग्जांपल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके एग्जांपल है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप देखिएगा। हमने बोला हमारी त्वचा की जो शुष्क सतह है दैट इज एपिडर्मिस, इसका सबसे पहला एग्जांपल है त्वचा की शुष्क सतह, जिसको अपन बोलते हैं एपिडर्मिस। अगला पूछेगा कहां पे? बेटा हमारे मुख गुहा की आंतरिक नम सतह। हमने बोला मुख गुहा की आंतरिक नम सतह, मुख गुहा की आंतरिक नम सतह। उसके अलावा हमारी ग्रसनी, उसके अलावा हम बात करके चले ग्रसनी, इस ग्रसनी को ही बोलते हैं बेटा फेरिंग्स। उसके बाद लाल वाहिनी की भित्ति का स्तर, भित्ति का स्तर। उसके बाद अग्नाशयी वाहिनी की भित्ति का स्तर, अस्तर। बेटा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है जो एनसीईआरटी माता में दिए गए हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी माता है तो उसमें ये ही उदाहरण दिए गए हैं। तो मैंने केवल और केवल ओल्ड एनसीईआरटी वाले उदाहरण लिखे हैं, मैंने केवल और केवल ओल्ड एनसीईआरटी में जो उदाहरण दिए बेटा वो ही लिखे हैं, बाकी उदाहरणों की तो झड़ी है ना। और एग्जांपल लिखना आसान काम है, उनको याद करना मुश्किल होगा। तो हम वही एग्जांपल लिख के जा रहे हैं जिनके नीट में पूछे जाने का चांस बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा है। हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इनको नोट कीजिए, नोट कीजिए, जल्दी से इन उदाहरणों को नोट कीजिए। यस इनको नोट कीजिए। चले बस 2 मिनट का टाइम बोलूंगा फिर रसगुल्लों की अदालत पे चलते हैं। यस 2 मिनट का समय बोलूंगा फिर रसगुल्लों की अदालत पे चलते हैं। बस 2 लाइन लिखूंगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, इसे अगले लेक्चर में पूरा करेंगे, लेकिन एक बार शुरू करके छोड़ देते हैं। अब बच्चे अपने पास उपकला उत्पत्ति कहानी पूरी, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है सेल जंक्शंस, जिनको अपन बोलते हैं कोशिकीय संधियां, कोशिकीय संधियां। अब सवाल ये था सर कोशिकीय संधियां क्या होती है? बेटा एक ऊतक जो होता है उस ऊतक में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। तो हर कोशिका जैसे हम भी तो हमारे आस पड़ोस के लोगों से इंटरेक्शन रखते हैं, भाईचारा बना के रखते हैं पड़ोसियों से, ताकि भाई भविष्य में कोई समस्या आ जाए तो सब हमारा सहायता कर सके, सपोर्ट कर सकते। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता? जल्दी से बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है कि नहीं होता? जल्दी बताओ। यस हम भी तो अपने आस पड़ोस के लोगों से, पड़ोसियों से भाईचारा बना के रखते हैं, मेल मिलाप रखते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम आए, समस्या आए तो लोग हमसे हमारी सहायता कर सके। यस तो सेम यही बात है, जैसे हम दोस्त बना के रखते हैं, सहायता करवाने के लिए दूसरे लोगों से व्यवहार बना के रखते हैं, इसी तरह ऊतक की कोशिकाएं हैं वो भी अपनी समीपवर्ती कोशिकाओं से कोई ना कोई कनेक्शन बना के रखती है, कोई ना कोई कनेक्शन बना के रखती है, ताकि वो उनकी संरचना को मेंटेन रखने में, उनके कार्य में सहायता कर सके। तो जब भी कोई पूछे कि सेल जंक्शंस क्या होते हैं, कोशिकीय संधियां क्या होती है, तो मैं ये कह दूं कि ये समीपवर्ती कोशिकाओं के बीच का, ये समीपवर्ती कोशिकाओं के बीच का संरचनात्मक तथा कार्यात्मक, या मैं कहूं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल संबंध है, जो क्या काम करता है? सहारा प्रदान करता है, सहारा प्रदान करता है। यस तो बड़े ध्यान से देखना, जब भी सेल जंक्शन के बारे में पूछे तो मैंने बोला कि समीपवर्ती सेल्स के बीच पाया जाने वाला संरचनात्मक तथा कार्यात्मक संबंध, समीपवर्ती कोशिकाओं के बीच पाया जाने वाला संरचनात्मक तथा कार्यात्मक संबंध सेल जंक्शन कहलाता है। उसे क्या कहते हैं बेटा? सेल जंक्शन कहते हैं। अब ये सेल जंक्शन है, ये शरीर के लगभग सभी ऊतकों में पाया जाता है, शरीर के लगभग सभी ऊतकों में पाए जाते हैं, पूछेगा सर ये बताओ, अगर कोई हमसे कहे कि सबसे ज्यादा सेल जंक्शन कौन से ऊतक में, तो अगर कोई पूछे सर्वाधिक कोशिकीय संधियां, जब भी कोई कहे कि बताओ सर्वाधिक कोशिकीय संधियां कौन से ऊतक में, तो याद रखना एपिथेलियम टिश्यू उपकला ऊतक में, एपिथेलियम टिश्यू में उपकला ऊतक में, एपिथेलियम टिश्यू में उपकला ऊतक में सबसे ज्यादा संधियां पाई जाती है। सबसे ज्यादा संधियां किसमें? उपकला ऊतक में। अब सवाल था कि सर
ये सेल जंक्शन है, ये कितने प्रकार के हैं? तो मैंने बोला ऊतकों में पाए जाने वाले सेल जंक्शंस। कौन कौन से सेल जंक्शंस है जो ऊतकों में पाए जाते हैं? बेटा जब भी सेल जंक्शंस के बारे में पूछे तो ये अपने पास है टोटल 3 प्रकार के। ये सेल जंक्शंस अपने पास है, ये टोटल 3 प्रकार के हैं। पूछेगा 3 प्रकार के कौन से, तो बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले को अपन बोलते हैं टाइट जंक्शन। सबसे पहले को बोलते हैं अपन टाइट जंक्शन, जिसको इंग्लिश में हम बोल के चलते हैं दृढ़ संधि। दूसरा जंक्शन मेरे पास है, उसको अपन बोलते हैं अडहेरिंग जंक्शन, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं आसंजी संधि। तीसरा और लास्ट प्रकार का है, उसे बोलते हैं गैप जंक्शन, इसी को बोलते हैं अंतराली संधि। इसी को बोलते हैं अंतराली संधि। बेटा ऊतकों में ये 3 प्रकार की संधियां पाई जाती है। ऊतकों को देखोगे तो हमारे शरीर के ऊतकों में कितने प्रकार की, ये 3 प्रकार की संधियां हमारे शरीर के ऊतकों में पाई जाती है। यस, चले अब इन तीनों संधियों का निर्माण कैसे होता है, ये कहानी तो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो अब क्या करेंगे, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं रसगुल्लों की अदालत के बारे में। हम ये पता करेंगे कि भाई आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, हमें कितनी चीजें आई। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं? आर यू रेडी? यस। क्या आप सभी लोग रेडी हैं? आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? यस। क्या आप सभी लोग रेडी हैं? आर यू रेडी? जल्दी बोलो। हाँ बेटा इंटरडिजिटेशन भी होता है, लेकिन एनसीईआरटी माता ने केवल इन 3 के बारे में बात करके अभी आप वहीं पे फोकस करो। यस, सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है ना जी। हाँ डेस्मोसोम भी होती है, हेमीडेस्मोसोम भी होती है। यस, इनके बारे में बात करूंगा अगले लेक्चर में, जब इनके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। तब तो आ जाओ बात कर लेते हैं फिर हम आपके फेवरेट पोर्शन दैट इज रसगुल्लों की अदालत के बारे में। रसगुल्लों की अदालत के बारे में हम आप लोगों से बात कर लेते हैं। यस, तो चलो पहले आप बता दीजिए मेरे को, ये रहा बड़ा ही प्यारा दिल दहला देने वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर। सवाल आपकी स्क्रीन पर, दिल दहला देने वाला सवाल, दिल दहला देने वाला सवाल, दिल दहला देने वाला सवाल। और ये सवाल जो है बेटा, ये सवाल जो है, ये दिल दहला देने वाला सवाल, ये सवाल आपका पूरा होगा, ये होमवर्क में मैं देता हूं, ये पूरा होगा अगले लेक्चर में। इसको मैं ही बता देता हूं, बड़े ध्यान से देखना। ये कह रहा है उपकला ऊतक की सभी कोशिकाएं थोड़े अंतर कोशिकीय पदार्थ द्वारा जुड़ी होती है। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, थोड़े अंतर कोशिकीय पदार्थ द्वारा जुड़ी होती है, क्योंकि मैट्रिक्स की मात्रा उसमें होती है बहुत कम। ठीक है, लगभग सभी, लाइन मैंने बिल्कुल की, लगभग सभी जंतु ऊतकों में विशेष संधियां प्रत्येक कोशिका को संरचनात्मक क्रियात्मक बंध प्रदान करती है। बिल्कुल संरचनात्मक कार्यात्मक बंध प्रदान करती है। अब अगले लेक्चर में मैं क्या बताऊंगा, इसमें लिखा है दृढ़ संधि का क्या कार्य है। दृढ़ संधि का काम है ऊतकों से पदार्थों को बहकर बाहर निकलने देना। आसंजी संधि क्या काम करती है, आसपास की कोशिकाओं को आपस में जोड़े रखती है, ये बात मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। अंतराली संधि क्या काम करती है, ये अंतराली संधि दो कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य को जोड़ती है, जिनमें आयनों, छोटे अणुओं और कभी बड़े बड़े अणुओं के लिए कोशिका द्रव्य मान प्रदान करती है। तो इस तरह से इसकी सारी की सारी बातें सही है। ये तीनों के तीनों पॉइंट दृढ़ संधि, आसंजी संधि और अंतराली संधि, बेटा मैं डायग्राम बना बना के अगले लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे संधि बनती है, ताकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको विजुअलाइज हो, ताकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको विजुअलाइज हो। अभी जल्दी से एक क्वेश्चन और बता दीजिए, जल्दी से एक क्वेश्चन, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन बता दीजिए। सवाल पूछेगा श्वास नली में सीलिएटेड उपकला पाई जाती है। श्वास नली में सीलिएटेड उपकला पाई जाती है, जल्दी बताओ। ये एकदम सही बात है कि गलत बात है? आपका पोल का समय शुरू हुआ, वो पोल का समय शुरू हुआ, वो शुरू हुआ अब। यस, चलिए भाई देख लेते हैं। ये कह रहा है श्वास नली में सीलिएटेड उपकला पाई जाती है। बेटा हमें पता है कि ये जो श्वास नली है, इस श्वास नली में सूडो स्ट्रेटिफाइड उपकला पाई जाती है, मतलब जिसका पूरा नाम है सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड ग्लैंडुलर कोल्यूमनर एपिथेलियम। मतलब यहां पर सी फॉर सीलिया पाया जाता है, और जब उपकला ऊतक की सतह पे सीलिया होता है तो उसे बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। एकदम सही बात, एकदम सही बात, एकदम जबरदस्त बात। तो जल्दी से देखते हैं कितने लोगों ने, भाई साहब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्या बात है, क्या बात है भाई, आज तो बाउंडर बता दिया, लगभग 90% जनता ने सही जवाब दिया। तो अगर तुम कहो तो बाउंडर शायरी सुना दूं तुमको, अरे बाउंडर शायरी सुना दूं मैं तुमको। अगर तुम कहो, इतना जबरदस्त आंसर आपने दिया है, अगर तुम कहो तो एकदम बाउंडर शायरी में सुना सकता हूं। अभी क्या, अभी सुना दे क्या, जल्दी बता दो। हाँ सर सुनाओ, शायरी का ही तो वेट कर रहे हैं। नीट में एक सवाल शायरी का भी आएगा सर। हाँ बिल्कुल मेरे लाडले, नीट में एक सवाल शायरी का भी आएगा, तो सुनिएगा। और शायरी में अगर लगे कि हाँ यार शायरी तो सर ने गजब बता दी, ये बात तो मैच खाती है, तो भाई साहब स्क्रीन पे आग लग जानी चाहिए। तो अर्ज किया है फिजाओं का असर तो हवाओं पे होता है। अरे फिजाओं का असर तो हवाओं पे होता है, मोहब्बत का असर तो अदाओं पे होता है। कोई ऐसे ही किसी का दीवाना नहीं होता, कुछ तो कसूर निगाहों का भी होता है, निगाहों का भी होता है, निगाहों का भी होता है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। इसी बात पे अगला सवाल, संयुक्त उपकला स्रावण तथा अवशोषण में, स्रावण तथा अवशोषण में मुख्य भूमिका निभाती है, मुख्य भूमिका निभाती है। बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स। क्या बात, क्या बात भाई साहब, आग लगा दी। बवंडर रे भाई साहब, रसगुल्ला आर्मी बवंडर, दिल गार्डन कर दिया मेरे लाडलो, दिल गार्डन कर दिया। इसी बात पे इस सवाल का दे दीजिए आप जवाब कि ये बात सच्ची है कि झूठी, फिर हम जल्दी से आपको नोट कराते हैं आपके लेक्चर का होमवर्क।
जल्दी से आ जाओ, फिर हम आपको नोट करा देंगे मेरे भाई होमवर्क। चलिए, ये कह रहा है संयुक्त उपकला इस रावण और शोषण में मुख्य भूमिका निभाती नहीं, इसमें तो सीमित भूमिका निभाती है। और सीमित का मतलब बहुत कम, सीमित का मतलब बहुत कम, मुख्य भूमिका नहीं निभाती, सीमित भूमिका निभाती है। और सीमित का मतलब होता है बहुत कम और मुख्य का मतलब होगा बहुत ज्यादा। तो ये बात एकदम झूठी बात, 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 झूठी बात। भाई साहब कितने लोगों ने कह दिया, 70% से ज्यादा लोगों ने 71% से कहा कि सर एकदम झूठी बात, झूठी बात, एकदम झूठी बात, गलत बात। शाबाश शाबाश शाबाश। एक बार चेकर बोर्ड चेक कर लेते हैं। चेकर बोर्ड हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। चेकर बोर्ड में हसन भाटी ने सबसे पहले जवाब दिया था, उसके बाद लोकेश, शुभ, तहनियत, तहनियत फातिमा, ये लड़की पिछले बार भी बहुत अच्छा कर रही थी, शाबाश। मोहित, अब्दुल, श्याम पटेल, ऋषि, दिलीप, नीरज, शाबाश। सारे के सारे बच्चों ने एकदम ताबड़तोड़ जवाब दिया, बेहतरीन, जिंदाबाद, शाबाश रे बच्चों, शाबाश शाबाश शाबाश। इसी बात पे हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे, डिस्कस कर लेते हैं आपसे। ये सवाल अगले लेक्चर में कवर होगा भाई, है ना, ये अभी कवर नहीं होगा। हम बात कर लेते हैं होमवर्क। तो होमवर्क में सबसे पहला काम आपका रहेगा नोट्स पढ़ो, सबसे पहला काम। दूसरा काम, आपको जो डीपीपी मिली है उस डीपीपी को लगाओ, उस डीपीपी को लगाओ। तीसरा काम, आप एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट का कौन सा सवाल लगा सकते हैं जो आज कवर हुआ होगा। तो मैं देख लेता हूं जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस को। 5वां सवाल लगा सकते हो आप, 10वां सवाल लगा सकते हो, 11वां लगा सकते हो। ये तो एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट के सवाल है। एक्सरसाइज नंबर सेकंड में आते हैं। एक्सरसाइज नंबर सेकंड में आते हैं, कौन सा सवाल लगा सकते हैं। ट्वेंटी 21 नंबर सवाल लगा सकते हैं, 22 नंबर सवाल लगा सकते हैं, 24 नंबर सवाल लगा सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 पे आइएगा। एक्सरसाइज नंबर 3 में पहला सवाल लगा सकते हो आप, चौथा लगा सकते हो, 5वां लगा सकते हो। इक्कीस, 22, 23, 24, बस। तो भैया ये अपने जो है ये होमवर्क के क्वेश्चंस है बेटा, ये क्वेश्चंस पूरी की पूरी ईमानदारी के साथ आपको लगाने हैं। यस, मॉड्यूल के ये क्वेश्चंस लगाने हैं, तभी अब तक का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो कहने का मतलब अगले वाले लेक्चर में मैं तीनों की तीनों संधियों के बारे में डायग्राम बना के बताऊंगा और साथ ही साथ संयोजी ऊतक वाला पोर्शन शुरू भी करेंगे। तो इसी ताबड़तोड़ मेहनत के साथ बने रहिएगा क्लास में, इसी जोश और जुनून के साथ बना रहिएगा। और एक बार मुझे बता दो, जोश कैसा है पूरे भारत की रसूल आर्मी का, जल्दी से मुझे बता दो, जोश कैसा है पूरे भारत की रसूल आर्मी का। जोश अगर जबरदस्त है तो मैं एक शायरी सुना देता हूं, ये जोश लगाना चाहिए, बना रहना चाहिए कि यही जज्बा रहा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल निकलेगा। मत डर इन रातों के अंधेरों से मेरे दोस्त, इन रातों के दामन से ही सुनहरा कल निकलेगा, सुनहरा कल निकलेगा। तो थैंक यू बच्चों, लव यू ऑल। जबरदस्त पढ़ाई करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ताबड़तोड़ सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप लोगों की यही एनर्जी और जोश है जो बीमार होने के बावजूद भी क्लास लेने के लिए मजबूर करता है कि नहीं यार उनसे मिलते हैं। ये जोश बरकरार रखिएगा पूरे साल। लव यू, थैंक यू, जय हिंद।